नमस्कार दोस्तों, हमारे इस YouTube पोर्टल पे आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। और इससे पहले की जो कक्षाएं हुई हैं उसमें हम लोगों ने मृदा प्रदूषण की बात की, उससे पहले जल प्रदूषण की बात की, फिर उससे पहले वायु प्रदूषण की बात की और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं ध्वनि प्रदूषण की। ये ध्वनि प्रदूषण ऐसा टॉपिक है कि जिससे लगभग हर परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। और आपको पता है कि ये जो कक्षाएं हो रही हैं हमारे यहाँ, ये यूजीसी नेट प्रथम प्रश्न पत्र और जीआईसी प्रवक्ता में सामान्य अध्ययन के जो 40 प्रश्न आने हैं उससे संबंधित एक कक्षाएं हो रही हैं। जो हमारे यूजीसी नेट के कैंडिडेट हैं वो ध्यान दें, आपके इकाई 9 में पारिस्थितिकी और पर्यावरण जो दिया गया, लोक विकास और पर्यावरण जो दिया गया, वहाँ से आप देखेंगे कि ये प्रश्न पूछे जाते हैं। और जो हमारे सामान्य जीआईसी प्रवक्ता वाले हैं वो ध्यान दें, पर्यावरण और प्रौद्योगिकी आपके सिलेबस में दिया गया है, तो उसी की बात हम लोग करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। जब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो जो भी वीडियो हमारा पब्लिक होगा वो आप तक जरूर पहुंचेगा। तो चलिए बात करते हैं ध्वनि प्रदूषण की। पहले ध्वनि प्रदूषण क्या है उसके बारे में बात करेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। साधारण भाषा में समझते हैं, किसी भी वस्तु के द्वारा या हमारे द्वारा, आपके द्वारा, किसी मशीन के द्वारा, किसी बस, ट्रैक्टर द्वारा, जिसके भी द्वारा सामान्य जो आवाज होती है, सामान्य आवाज को साउंड कहते हैं, ध्वनि कहते हैं, जिससे किसी को कोई नुकसान ना हो। लेकिन जब ध्वनि की तीव्रता अधिक हो जाती है तो उसे शोर कहा जाता है। अर्थात अधिक ऊंची ध्वनि या आवाज को शोर कहते हैं। अब इस तरीके से हम कह सकते हैं कि उच्च तीव्रता वाली ध्वनि अर्थात अवांछित शोर के कारण मानव वर्ग में उत्पन्न अशांति और बेचैनी की दशा को ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। चीजें समझ में आ गई। ध्वनि प्रदूषण संक्षेप में आप देखें कि किस तरीके साधारण शब्दों में समझ में आई। ध्वनि प्रदूषण की तीव्रता तथा विस्तार में बढ़ते नगरीकरण और औद्योगिकरण के फलस्वरूप निरंतर वृद्धि होती जा रही है। अन्य प्रदूषकों की तरह इनका संचयन या संग्रह नहीं हो सकता, अतः इसका मनुष्य की भावी पीढ़ियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब यहां पर ध्वनि की सामान्य मापन इकाई को डेसिबल कहते हैं। यह ध्वनि की तीव्रता मापन की इकाई है। अब यहीं पर थोड़ा सा आपसे समझ लेंगे, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ी सी चीज। आप जितने भी लोग हैं कक्षा 8 तक तो साइंस आप लोगों ने पढ़ा होगा, और जो हमारे साइंस के अभ्यर्थी इसमें हैं उन्हें तो खैर अच्छी तरीके से आता होगा। अगर आपसे मैं यह प्रश्न करूं कि ध्वनि की तीव्रता मापन की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है तो क्या आप बताएंगे? ध्वनि की तीव्रता मापन की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? जरूर आप लोग कमेंट में बताइएगा। तो ध्वनि की तीव्रता मापन की इकाई वेल होती है, वेल होती है, और वेल का 1/10 भाग डेसीबेल कहलाता है। वेल डेसीबेल से बड़ी है। वेल का 1/10 भाग कहलाता है डेसीबेल। अब याद रहेगा आपको। चलिए, ध्वनि की आवृत्ति मापने की इकाई हर्ट्ज है। तो आवृत्ति के आधार पर अगर हम ध्वनि को देखें, आवृत्ति के आधार पर अगर ध्वनि को हम देखते हैं तो यह ध्वनि हमारी 3 प्रकार की होती है। आवृत्ति के आधार पर ध्वनि 3 प्रकार की होती है, श्रव्य, अवश्रव्य और प्राश्रव्य। और इनसे अक्सर प्रश्न पूछा जाता है, इनसे अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। जो श्रव्य होती हैं, ऑडिबल होती हैं, वो 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होती हैं। जो अवश्रव्य होती हैं वो 20 हर्ट्ज से कम होती हैं।
और जो पराश्रव्य होती हैं वो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती हैं। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। अब प्रश्न कभी कभी पूछ लिया जाता है कि पत्तियों की खरखराहट कितना होता है, तो 10 डेसिबल तक होता है। फुसफुसाहट 30 डेसिबल होता है। जो टाइपराइटर होता है उससे कितनी साउंड आती है, तो 50 डेसिबल की। सामान्य जो बातचीत लोग कर रहे होते हैं उससे 60 डेसिबल होता है। जोर से चिल्लाना 90 डेसिबल होता है। शेर की दहाड़ 100 डेसिबल, जेट इंजन 120 डेसिबल, रॉकेट इंजन 180 डेसिबल और ज्वालामुखी विस्फोट 190 डेसिबल होता है। तो इस तरीके से इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। इनसे प्रश्न पूछा जाता है, तो इसे आप लोग जरूर ध्यान रखें। विश्व स्वास्थ्य जो संगठन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा ध्वनि की उच्चता का स्तर दिन में बताया गया कि 45 डेसिबल होता है और रात में 35 डेसिबल नियत किया गया। कहा गया दिन में 45 डेसिबल तक होना चाहिए, दिन में 45 डेसिबल तक होना चाहिए और रात में 35 डेसिबल तक होना चाहिए। यह निर्धारित किया गया विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा। ठीक है, तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। और अक्सर जितना चीज़ें मैंने आपको बताया है, इनसे अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। ध्वनि का वेग कितना होता है, पूछ लिया जाता है प्रश्न कि ध्वनि का वेग कितना होता है। मैं इसीलिए बार बार कहता हूँ, हर वीडियो में मैं बताता हूँ कि आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठें। बहुत सारी चीज़ें हैं जो दिमाग में आती रहती हैं, आपको बताते रहते हैं, आप लिखते रहते हैं। ध्वनि का वेग लिख लीजिए। ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। समुद्र की गहराई मापने वाले, सिग्नल देने वाले, छिपी वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस ध्वनि का प्रयोग किया जाता है? अभी मैंने 3 ध्वनियों को आपको बताया। 3 ध्वनि आपने देखा, श्रव्य तरंगे, अश्रव्य तरंगे, श्रव्य ध्वनि, अश्रव्य ध्वनि और पराश्रव्य ध्वनि। तो ये जो श्रव्य ध्वनि तरंग है या अश्रव्य ध्वनि तरंग है या पराश्रव्य ध्वनि तरंग है, इनमें से समुद्र की गहराई में खोई वस्तु का पता लगाने के लिए पराश्रव्य ध्वनि तरंग का प्रयोग किया जाता है। कई बार इससे प्रश्न पूछा गया है। तो इन सारी चीजों को आप लोगों को ध्यान रखना है। आपको एक चीज और पता होगा, ध्वनि का जो वेग होता है, मैंने अभी आपको लिखाया कि ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। लिखा है आपको। ध्वनि वेग पर टेम्परेचर का क्या कोई इफेक्ट होता है? मैं आपको बताता हूं, टेम्परेचर का इफेक्ट होता है। अगर टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दिया जाए तो ध्वनि का वेग भी बढ़ जाता है। 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर 60 सेंटीमीटर प्रति सेकंड बढ़ जाता है। जो ध्वनि का वेग होगा, ध्वनि के वेग में वृद्धि होगी। 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ाने से 60 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की वृद्धि होती है। इसको आप लिखना चाहें तो कहीं पर भी इसे आप लिख सकते हैं। अब आगे हम लोग बात करते हैं इसके आगे। देखिए, यहां पर मैंने अभी जो मैं आपको समझाया वो मैंने यहाँ पर लिख भी दिया कि ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप की वृद्धि होने से वेग में 60 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की वृद्धि हो जाती है। ध्वनि की गति से अधिक रफ्तार से चलने वाले जो जेट विमान होते हैं, इन विमानों से उत्पन्न जो शोर होता है उसे हम लोग सोनिक बूम कहते हैं। और सोनिक बूम को मैक इकाई में व्यक्त किया जाता है। जैसे ध्वनि की रफ्तार से चलने वाली वस्तु से उत्पन्न जो शोर होता है उसको कहते हैं मैक 1। ध्वनि की गति से 2 गुना है मैक 2, 3 गुना है मैक 3। तो मैक में इसे मापा जाता है। जो सोनिक बूम होता है उसे
किस में मापा जाता है? तो सोनिक बूम को मैक में मापा जाता है। और अक्सर आपने न्यूज़ वगैरह में भी सुना होगा मैक 1, मैक 2, मैक 3, ठीक है। यानी ध्वनि की रफ्तार से, ध्वनि की गति से 2 गुनी तेज है तो मैक 2, 1 गुना तेज है मैक 1, 3 गुना है मैक 3। तो इस तरीके से किया जाता है। अगर 50 डेसिबल से अधिक ध्वनि है तो आपके नींद में बाधा आती है। 80 डेसिबल से अधिक की ध्वनि लगातार आप पर पड़ती है तो जानलेवा बीमारियां हो सकती हैं। 90 डेसिबल से अधिक लगातार ध्वनि आपके कानों में पड़ती है तो श्रवण शक्ति की कमी होती है। 130 डेसिबल की ध्वनि अगर लगातार आपके कानों पर है तो मनोवैज्ञानिक प्रहार हो रहा है। 150 डेसिबल है तो शारीरिक पीड़ा होगी। तो ये जितनी भी ध्वनियां हैं, इन ध्वनियों को आपको ध्यान में रखना है कि किस ध्वनि से क्या होता है, कितनी ध्वनि किस चीज के लिए हानिकारक है। सड़कों के किनारे जो हरे वृक्षों की कतार लगी होती है, यह ध्वनि प्रदूषण से जो लगाया जाता है, ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए लगाया जाता है, क्योंकि हरे पौधे ध्वनि की तीव्रता को 10 से 15 डेसिबल तक कम करते हैं। इसे बिल्कुल आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य आप लोगों के लिए है। और इससे प्रश्न पूछा जाता है कि जो सड़क के किनारे हरे वृक्ष की कतार लगी होती है, वो ध्वनि की तीव्रता कितनी कम कर सकती है? तो 10 से 15 डेसिबल तक यह कम कर सकती है। तो इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। इससे जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं वो आपको हम खुद बताते हुए चल रहे हैं कि यहाँ से कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं। तो इनको जितना आप ध्यान रखेंगे उतना आपके लिए फायदा होगा। अब इसके बाद यहीं पर बात कर लेते हैं कि ध्वनि प्रदूषण के कारक कौन कौन से हैं। ध्वनि प्रदूषण के कारक में अगर पूछा जाए, घरेलू कारक के आधार पर विभाजित किया जा सकता है। घरेलू कारक में आप जानते ही हैं, टीवी, कूलर, फैन, वॉशिंग मशीन, बहुत सारी चीज़ें हैं, मोबाइल। व्यवसायिक और औद्योगिक कारक के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। परिवहन स्तर पर किया जाता है। सामाजिक, धार्मिक स्थल, प्राकृतिक कारकों में बादल की गरज है, तूफान है, सुनामी है, वर्षा है, ओलावृष्टि है, ये सारी चीज़ें हैं। अब इसके बाद भारत में ध्वनि प्रदूषण स्तर की अगर बात करें, भारत में अगर ध्वनि प्रदूषण स्तर की हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे तो भारत में हम देखेंगे कि भारत में ध्वनि प्रदूषण का जो स्तर है, अक्सर प्रश्न आता है, भारत में 10 लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाले अधिकांश नगरों जैसे दिल्ली है, मुंबई है, कोलकाता है, चेन्नई है, हैदराबाद है, बंगलोर है या आपका लखनऊ है, इन सब में ध्वनि प्रदूषण का स्तर बहुत ऊंचा हो गया है, क्योंकि इनमें अबाध गति से जनसंख्या में वृद्धि के कारण स्वचालित वाहनों और अन्य ध्वनि प्रदूषकों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है, और जिसके कारण आप देख रहे हैं कि श्रवण संबंधी समस्याएं आ रही हैं। सामान्य प्रभाव तो है ही है, चिड़चिड़ापन लोगों में, नींद में व्यवधान आता है, इससे कार्यक्षमता में कमी आती है, मनोवैज्ञानिक स्तर पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। जब लगातार उच्च स्तरीय ध्वनि प्रदूषण के कारण मनुष्य में कई प्रकार के आचार व्यवहार संबंधी परिवर्तन हो जाते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि दीर्घ अवधि तक ध्वनि प्रदूषण के कारण लोगों में न्यूरोटिक मेंटल डिसऑर्डर हो जाता है, मांसपेशियों में तनाव हो जाता है, शारीरिक प्रभाव तो होता ही होता है भाई। उच्च शोर के कारण मनुष्य निम्न विकृतियों और बीमारियों से ग्रसित हो जाता है, जैसे हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, हृदय रोग हो जाता है, आंखों की पुतलियों में खिंचाव होता है, जलन होता है, पाचन तंत्र में अव्यवस्था होती है, मानसिक तनाव होता है, पेट में अल्सर जैसे रोग हो जाते हैं, विस्फोट और सोनिक बूम की अचानक अति उच्च ध्वनि के कारण जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनका गर्भपात भी हो सकता है। तो बहुत सारे कारण होते हैं, बहुत सारे इसके प्रभाव होते हैं, शारीरिक प्रभाव। तो यहाँ पर हम लोगों ने
ध्वनि प्रदूषण की बात की। अब ध्वनि प्रदूषण के बाद हम लोग बात करने जा रहे हैं रेडियोधर्मी प्रदूषण की। रेडियोधर्मी प्रदूषण की जब बात करते हैं तो यहाँ पर संक्षेप में समझ लेते हैं, बहुत ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे। रेडियो एक्टिव पदार्थों के विकिरण से जनित प्रदूषण रेडियोधर्मी प्रदूषण कहलाते हैं। इन पदार्थों से स्वतः रेडियोधर्मी विकिरण निकलता है, जैसे थोरियम है, प्लूटोनियम है, यूरेनियम है आदि। रेडियोधर्मी प्रदूषण मापन की इकाई क्या होती है? अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। रोन्टिजन। रेडियोधर्मी प्रदूषण की मापन इकाई रोन्टिजन है। इस रोन्टिजन को रैम भी कहा जाता है। रिम मत लिख लेना, रैम ध्यान रखना, क्योंकि रिम की जब बात आती है, बताइए एक रिम में रिम किसका मापन है? कोई बताया रिम किसका मापन है? कोई बताएगा? रिम मापन होता है मोटाई का। रिम मोटाई का मापन होता है, कागज की मोटाई। जैसे आप A4 साइज का पेपर लेने जाएं और कहें कि हमको एक रिम चाहिए, तो एक रिम यानी 500 पन्ने, 500 पन्नों की जो मोटाई होती है उसे कहा जाता है रिम। तो रिम कागज की मोटाई का होता है, ध्यान रखना। 20 मिलीरैम तक का विकिरण जीवधारियों को कोई विशेष क्षति नहीं पहुंचाता है। एक्सरे का उद्भाषण 5 से 6 रैम होता है। किसका? ध्यान रखना, एक्सरे का। अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से अगर हम देखें तो रेडियो एक्टिव प्रदूषकों को 2 भागों में विभक्त कर सकते हैं, मानव जनित और प्राकृतिक जनित। जब मानव जनित की बात होती है तो इस प्रकार का रेडियोधर्मी प्रदूषण मुख्यतः परमाणु रिएक्टर से होने वाले रिसाव, नाभिकीय प्रयोग, औषधि विज्ञान, रेडियोधर्मी पदार्थों के उत्खनन, रेडियोधर्मी व्यर्थ पदार्थों के निस्तारण और परमाणु बमों के विस्फोट, टेलीविजन आदि के द्वारा होता है। इसके अलावा मनुष्य द्वारा विविध उद्देश्यों के प्रयोग के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे कार्बन 14 है, कोबाल्ट 60 है, स्ट्रांसियम 90 है, कैल्शियम 137 है, ट्रिटियम है। इन सब का प्रयोग किया जाता है। प्रकृति जनित की अगर हम बात करें तो पृथ्वी के गर्भ में दबे रेडियोधर्मी पदार्थों, सूर्य के किरणों से भी देखेंगे तो इसके कारण प्रकृति में जन्य रेडियोधर्मी प्रदूषण होता है। इसकी तीव्रता अधिक न होने के कारण यह जीवधारियों पर कोई विशेष प्रभाव नहीं डालता है। हम भारत की अगर बात करें तो भारत में एक चीज देखने को यह मिलती है कि सबसे अधिक रेडियोधर्मी प्रदूषण केरल में पाया जाता है। ये आपके लिए तथ्यात्मक चीज है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। सबसे अधिक रेडियोधर्मी प्रदूषण केरल में पाया जाता है। ठीक है। रेडियोधर्मी प्रदूषण के कारण मनुष्यों में कौन सा रोग होता है? तो रक्त कैंसर होता है, अस्थि कैंसर होता है, अस्थि टीबी होता है, आदि रोग होता है। नाभिकीय विकिरण अवपात से बचने के लिए पोटेशियम आयोडाइड की गोलियों का सेवन करना चाहिए। यह भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। आप लोगों को एक चीज याद होगा, रेडियोधर्मी विकिरण की जब बात आती है तो 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका ने परमाणु बम का विस्फोट कर इन दोनों जापानी शहरों को नष्ट कर दिया। रेडियोधर्मी विकिरण के प्रभाव से लोग झुलस कर मर गए, जो जीवित बचे अपाहिज हो गए। आज इतने वर्ष हो चुके हैं, लेकिन आप देखिए क्या हो रहा है। इतने वर्षों बाद भी हिरोशिमा और नागासाकी में विकिरण के प्रभाव से अपंग पैदा हो रहे हैं बच्चे। तो रेडियोधर्मी विकिरण का प्रभाव कई हजार वर्ष तक रहता है।
सभी प्रदूषकों में रेडियोधर्मी प्रदूषण सबसे अधिक घातक होता है क्योंकि इसके प्रभाव जल, वायु और मृदा तीनों को दूषित करते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि रेडियोधर्मी प्रदूषक जो होता है, जो प्रदूषण होता है, उसका मापन किससे किया जाता है। मैंने आपको कहा कि ध्यान दीजिएगा, बहुत ही तथ्यात्मक चीज़ है रोन्टिजन, तो उसे बिल्कुल भी भूलना नहीं, उसे बिल्कुल ध्यान रखना है। भारत में सबसे अधिक रेडियोधर्मी प्रदूषण कहाँ होता है, ध्यान रखना है। इससे जो जो प्रश्न बनने की संभावना है वो आपको हम बताते चल रहे हैं। किस प्रकार का प्रदूषण स्वयं में प्रदूषण कारक और प्रदूषक दोनों होता है, तो ये रेडियोधर्मी प्रदूषण को ही कहा जाता है कि रेडियोधर्मी प्रदूषण स्वयं में प्रदूषण कारक और प्रदूषक दोनों होता है। जो पराबैंगनी विकिरण होता है, रेडियोधर्मी के द्वारा जो पराबैंगनी विकिरण होता है, आप देखेंगे कि इसे जीरोडर्मा पिगमेंटोस नामक रोग होता है। से आप खाली जीरोडर्मा ध्यान रखें, जीरोडर्मा सीधे सीधे पूछा जाता है, आप ध्यान रखें जीरोडर्मा नामक रोग पराबैंगनी विकिरण से होता है। आप लिख लें, लिखें जीरोडर्मा रोग, जीरोडर्मा रोग पराबैंगनी विकिरण से होता है। जीरोडर्मा रोग पराबैंगनी विकिरण से होता है। अब इनसे बचाव के लिए मैंने अभी आपको बताया कि इनसे बचाव के लिए पोटेशियम आयोडाइड की गोलियों का सेवन करना चाहिए। इसके अलावा नाभिकीय रिएक्टर से विकिरणों के विसरण को रोका जाना चाहिए। रेडियो एक्टिव जो अपशिष्ट हैं उनको तर्कसंगत और सही ढंग से निवृत्त किया जाना चाहिए। मानव प्रयोग के उपकरणों को रेडियोधर्मिता से मुक्त किया जाना चाहिए। परमाणु अस्त्रों का उत्पादन और प्रयोग प्रतिबंधित कर देना चाहिए। चश्मे आदि लगाकर अल्ट्रावायलेट विकिरणों से बचना चाहिए। तो यह बात हम लोगों ने की रेडियो एक्टिव प्रदूषण की, रेडियोधर्मी प्रदूषण की। अब इसके बाद विद्युत चुंबकीय प्रदूषण की अगर हम बात करें, पोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, तो ब्रिटिश वैज्ञानिक मैक्सवेल ने बताया कि जब कभी किसी विद्युत परिपथ में वैद्युत धारा बहुत उच्च आवृत्ति से बदलती है तो उस परिपथ से ऊर्जा तरंगों के रूप में चारों ओर प्रसारित होने लगती है और इन तरंगों को विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। ये तरंगें निर्वात में चल सकती हैं। इनके संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ये प्रकाश की गति से चलती हैं तथा अनुप्रस्थ प्रकार की होती हैं। इसमें बहुत सारी चीजें आपको लिखना नहीं है, बस केवल सुनना है, ध्यान देना है। सूर्य के प्रकाश के स्पेक्ट्रम में लाल रंग से लेकर कितने रंग होते हैं? सूर्य के प्रकाश में स्पेक्ट्रम में कुल कितने रंग होंगे? 7 रंग होंगे। जो दृश्य प्रकाश है, दृश्य प्रकाश में 7 रंग होंगे। लाल रंग से लेकर बैगनी रंग तक दिखाई पड़ते हैं, ये दृश्य हैं। इस स्पेक्ट्रम को दृश्य स्पेक्ट्रम कहते हैं। दृश्य स्पेक्ट्रम के लाल रंग में सबसे लंबी तरंगदैर्घ्य और बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। अब यहाँ पर देखिए, यह तथ्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होगा और किसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होगा? सबसे अधिक लाल का होगा, सबसे कम बैगनी का होगा। खूब प्रश्न पूछे जाते हैं, आप सभी लोग जानते भी होंगे। खैर ये चीज़ बताने की जरूरत नहीं है, आप सभी लोग मुझे उम्मीद है कि जानते होंगे। लाल रंग से अधिक तरंगदैर्घ्य वाले भाग को अवरक्त स्पेक्ट्रम कहा जाता है। लाल रंग से अधिक, ध्यान देना, लाल रंग से अधिक तरंगदैर्घ्य अवरक्त स्पेक्ट्रम और बैगनी से कम स्पेक्ट्रम वाली तरंग को क्या कहा जाएगा? पराबैंगनी स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो यहां पर अब देखें, इस तरीके से
अभी मैंने आपको यहाँ पर बताया कि लाल रंग से अधिक तरंग दैर्ध्य वाले भाग को अवरक्त कहते हैं, यानी सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य किसका होगा? रेडियो तरंगों का होगा, दीर्घ तरंगों का होगा सबसे अधिक। सबसे कम किसका होगा? सबसे कम तरंग दैर्ध्य होगा गामा का। सबसे कम तरंग दैर्ध्य गामा का होगा और सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य दीर्घ तरंगों का होगा। दोनों चीज आप लिख लें, और ये दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें यहां पर बताई जा रही हैं। सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य दीर्घ तरंग का होगा, सबसे कम तरंग दैर्ध्य गामा का होगा, गामा का होगा। तो इस तरीके से इन चीजों को आप समझ लें। हेलो, हाँ, अभी क्लास के बाद बात कर रहे हैं आपसे। तो यहां पर सबसे कम गामा का होगा और सबसे अधिक दीर्घ तरंग का होगा। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी पर सौर विकिरण विद्युत चुंबकीय लघु तरंगों के रूप में प्राप्त होती है। उपग्रह संचार में माइक्रोवेव का प्रयोग किया जाता है। किसमें माइक्रोवेव का प्रयोग किया जाएगा? तो उपग्रह संचार में माइक्रोवेव का प्रयोग किया जाता है। अब आगे बात कर लेते हैं कोहरे और धुंध। अगर कोहरे और धुंध की बात करें तो उसके पार देखने के लिए किसकी सहायता ली जाती है? तो अवरक्त विकिरण की सहायता ली जाती है। अल्फा बीटा की तुलना में गामा विकिरणों की वेधन क्षमता अधिक होती है। अल्फा बीटा गामा तीनों में से सबसे अधिक वेधन क्षमता किसकी होती है? किसकी सबसे अधिक होगी? आप सीधे देखिए, लिखा हुआ है गामा किरणों की वेधन क्षमता अधिक होती है। अल्फा बीटा की तुलना में गामा किरणों की वेधन क्षमता अधिक होती है। उच्च वोल्टेज के बिजली के तार से 60 मीटर दूर रहना चाहिए। क्यों 60 मीटर दूर रहना चाहिए? क्योंकि विद्युत चुंबकीय विकिरण उत्पन्न होता है, एक फील्ड बनती है विद्युत चुंबकीय विकिरण की। टीवी के रिमोट से कौन सी तरंग निकलती है? जिस रिमोट से आप टीवी को कंट्रोल करते हैं, जिस रिमोट से आप डिश को कंट्रोल करते हैं, उससे कौन सी तरंग निकलती है? तो आप लिख रहे हैं इंफ्रारेड तरंग। कौन सी तरंग निकलती है? कहीं पर आप जरूर लिख लें कि टीवी के रिमोट से इंफ्रारेड तरंगें निकलती हैं। तो ये चीजें यहां पर हम लोगों ने बात की विद्युत चुंबकीय तरंगों की, विद्युत चुंबकीय प्रदूषण की बात की, गामा किरणों की बात की, अल्फा किरण, बीटा किरण, इनसे जो प्रश्न बन सकते हैं उनकी बात की गई। अब इसके बाद इसी के आगे हम लोग थोड़ा सा अब और बात कर लेंगे ताप प्रदूषण की, थर्मल पोल्यूशन। इनसे बहुत ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछा जाता है, बस थर्मल पोल्यूशन से कुछ थोड़ी सी चीज़ें हैं जो आपको समझना है, बाकी बहुत ज़्यादा नहीं है। ये पीडीएफ भी आप लोगों के पास अभी पहुंच चुका है इससे पहले ही, कि किसी भी निकाय का तापमान बढ़ना या घटना ताप प्रदूषण कहलाता है। सामान्यतः वायुमंडलीय तापमान की अपेक्षा जल निकाय का तापमान अधिक स्थिर होता है। इस ताप प्रदूषण के प्रमुख कारण परमाणु ऊर्जा संयंत्र, कोयला दहन, विद्युत संयंत्र, औद्योगिक कचरा व अपवाह, वनोन्मूलन और मृदा अपरदन है। झीलों की मछलियां सामान्य से मात्र 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान वृद्धि पर भी वहां से पलायन कर जाती हैं, जबकि नदियों की मछलियां 3 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान वृद्धि को भी सहन कर पाती हैं। इनमें जो धूलकण है उनसे होने वाला रोग कौन कौन सा है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे आप जरूर ध्यान रखिएगा। कोयले के धूलकण से कौन सा रोग होता है? एंथ्राकोसिस रोग होता है। सिलिका से कौन सा रोग होगा? सिलिकोसिस रोग होता है। लौह कण से कौन सा रोग होता है? सीडिरोसिस रोग होता है। गन्ने की धूल से कौन सा रोग होता है? वेगासोसिस रोग होता है। कपास की धूल से कौन सा रोग होता है? विसिनोसिस रोग होता है। लेकिन इसके अलावा और भी कुछ चीजें हैं जिन्हें आप लिख लें। लिखिए, एस्बेस्टस से एस्बेस्टोसिस रोग होता है, एस्बेस्टोसिस रोग होता है। अनाज की धूल से लिखें, अनाज की धूल से फार्मर्स लंग्स
नामक डिजीज होता है, यानी कृषक के फुफ्फुस में जो रोग होता है, लंग्स में होता है, उसे कहा जाता है। तंबाकू की धूल से टोबैकोसिस नामक रोग होता है। तंबाकू के धूल से टोबैकोसिस नामक रोग होता है। अब इस ताप प्रदूषण को रोकने के लिए क्या उपाय होने चाहिए? तो कूलर टावर स्थापित करना चाहिए, या फिर सह उत्पादन करना चाहिए, को जनरेशन करना चाहिए। जो तटीय क्षेत्र है वहां पर वृक्षारोपण करना चाहिए। नाभिकीय जो संयंत्र है उस पर नियंत्रण करना चाहिए। मृदा अपरदन को रोकना चाहिए। कृत्रिम झील का निर्माण करना चाहिए और कूलिंग तालाब का निर्माण करना चाहिए। तो ये कुछ चीजें हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं ठोस अपशिष्ट प्रदूषण की। जो ठोस अपशिष्ट प्रदूषण है, धात्विक ठोस अपशिष्ट से भी प्रदूषण होता है। जैसे कांच के सामान हो गए, डिब्बे हो गए, बोतल हो गया, क्रॉकरी सामान हो गया, कुर्सी, लोहा, ये सब धात्विक ठोस अपशिष्ट हैं। अधात्विक ठोस अपशिष्ट में आप देखेंगे पैकिंग का अपशिष्ट है, कपड़ा है, रबड़ है, कास्ट है, चर्म है, भोज्य पदार्थ है, ये सब आएंगे। भारी ठोस अपशिष्ट की बात करें तो मशीनों के पार्ट्स हैं, फर्नीचर के टुकड़े हैं, टायर हैं, ये सब भारी ठोस अपशिष्ट हैं, इनसे भी प्रदूषण होता है। राख से भी प्रदूषण होता है, चाहे वो उपले का राख हो, चाहे कोयले का राख हो, चाहे जिसका राख हो। मृत जीव की अगर बात करें तो इन मृत जीवों के शरीर से भी प्रदूषण होता है। मकानों का जो अवशेष होता है, भग्नाशेष, जिसे तोड़ा जाता है, मिट्टी का हो, चाहे पत्थर का हो, काष्ठ का हो, धातु के सामान हो, इनसे भी प्रदूषण होता है। जो हमारे कृषि से उत्पन्न अपशिष्ट हैं, चाहे भूसा हो, चाहे खाद हो, पत्तियां हो, डंठल हो, सड़े हुए अनाज हो, इनसे भी क्या होता है? प्रदूषण होगा। मलमूत्र से प्रदूषण होगा। उद्योग जन से अपशिष्ट जो पदार्थ हैं उनसे भी प्रदूषण होगा। और जो चिकित्सा अपशिष्ट हैं उनसे भी प्रदूषण होता है। जैसे शरीर के अंग हैं, सड़े हुए अंग काट दिए जाते हैं जो ऐसे फेंक दिया गया, या फिर बहुत सारी नली हैं, बहुत सारी बॉटल हैं, दवाओं के पैकिंग हैं, डिस्पोजल सिरिंज हैं, नीडल्स हैं, ये सारी चीज़ें हैं। तो जो चिकित्सा अपशिष्ट हैं इनसे भी प्रदूषण होता है। हेलो, अब हाँ, गुड मॉर्निंग। अभी आपसे बात कर रहे हैं क्लास के बाद, थोड़ा बस 10 मिनट और लगेगा। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि इनसे भी प्रदूषण होता है। ठोस अपशिष्ट का उपचार या प्रबंधन, देखिए इनका प्रबंधन कई तरीकों से हो सकता है। पुनर्चक्रण करके, अपशिष्टों को नष्ट करके, कंपोस्टिंग करके, दबाना, दहन, विखंडन, वर्मी कल्चर, समुद्री डंपिंग, ताप अपघटन, जैविक पुनर्प्रसंस्करण, इन सारी क्रियाओं के द्वारा ठोस अपशिष्ट का उपचार या प्रबंधन किया जा सकता है। अब इसके बाद में जो अगली कक्षा होगी वो ई वेस्ट पॉल्यूशन से होगी। ई वेस्ट पॉल्यूशन की बात हम लोग अगली कक्षा में करेंगे। तो अगली कक्षा में हम लोग ई वेस्ट पॉल्यूशन की बात करेंगे और फिर बायो पॉल्यूशन की बात कर लेंगे, बायो रेमेडिएशन की बात कर लेंगे। तो इस तरीके से आपका जो पॉल्यूशन वाला पोर्शन है वो पूरा का पूरा समाप्त हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप लोग लगे रहिए, मेहनत करिए। कहीं पर कोई समस्या हो तो आप लोग ज़रूर बताएं, और जो भी चीज़ें बताई जाती हैं उन्हें आप लोग लिखते ज़रूर चलें। तो अगली कक्षा में हम लोग ई वेस्ट पॉल्यूशन के साथ मिलेंगे।